वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन सिंह को ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने कोर्ट से 6 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी। हालांकि जिस पर कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी की रिमांड स्वीकार कर ली है। वहीं सीए सुमन कुमार सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की बात ईडी द्वारा कोर्ट में रखी गई, जिसे स्वीकार करते हुए सुमन कुमार को न्यायिक हिरासत में कोटवार जेल भेज दिया गया। वहीं पूजा के वकील ने इस केस में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आज इस केस में कोर्ट में पूजा के वकील की ओर से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तो सीए सुमन न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। हालांकि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की पेशी हुई कोर्ट में। न केवल पूजा सिंघल बल्कि सीए सुमन सिंह की भी कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी रिमांड सौंप दी है। हालांकि ईडी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि जो सवाल पूछे गए हैं पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह, उन सवालों का संतुष्टि जवाब नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए लगातार जब जब रिमांड खत्म हो रही है तब तब रिमांड की बढ़ाने की मांग ईडी लगातार कर रहा है। ग्राउंड्स मांगा गया है। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने इनके सोर्स ऑफ इनकम है, इस सारी चीजों की जानकारी ली जा रही है, जो अभी अधूरा है और आगे भी लिया जाए। अभी 2 बाकी रह गए हैं, वो भी आएंगे, उनसे भी कन्फ्रंट किया जाएगा और सारी चीजें ली जाएगी। इसी वजह से इनका ईडी ने अपना कस्टडी मांगा है और उसी अनुसार 5 दिन का कस्टडी दिया। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय परिसर में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची महिला की परेशानी को उन्होंने सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उस महिला की समस्या का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। तो सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों की समस्याओं को सुना। हालांकि इस दौरान एक महिला भी अपनी समस्या को लेकर पहुंची थी मुख्यमंत्री के समक्ष। उसने अपनी परेशानी को बताया। मुख्यमंत्री ने न केवल उसकी समस्या को सुना बल्कि अधिकारियों को तुरंत उस महिला की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। और वही गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभिन्न ब्रांचों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का प्लेसमेंट किया गया था, लेकिन प्लेसमेंट के लिए गए छात्र वहां की खराब व्यवस्था को देखकर न केवल वहां से किसी प्रकार वापस आ गए, बल्कि इसके लिए पॉलिटेक्निक प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा भी किया। वहीं पूरे मामले में अब पॉलिटेक्निक के पदाधिकारी जांच कर रहे हैं। इस कंपनी में हम लोग को जाना है, तो थोड़ा इसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठाए, तब जाकर के कंपनी के बस आई। तो हम लोग जब अग्रेसिव हुए तो प्रिंसिपल से साफ साफ बोल दिए कि जो कुछ भी हो रहा है मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, कोई रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग खुद अंडरटेकिंग साइन की हो। और अंडरटेकिंग इस चीज़ की थी कि 6 सेमेस्टर का एक्सटर्नल एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो अगर कुछ भी मार्क्स में प्रॉब्लम आती है या फिर फेल होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे गया तो सबसे पहले हम लोग को जो रहने का अपार्टमेंट दिया गया, वहाँ तो पहले कोई सेपरेट नहीं था कि गर्ल्स अलग रहेंगे बॉयज़ अलग रहेंगे, एकदम कंबाइन था। पहले हम लोग को यहाँ से बोल के गया तुम लोग को एकोमोडेशन रहेगा, तुम लोग का एकोमोडेशन का 1000 रुपीज़ कटेगा, जिसमें कि तुम लोग को बेड मिलेगा, एक कबर्ड मिलेगा, लाइट रहेगा, फैन रहेगा, ये सब रहेगा और सब कुछ अच्छे वे में रहेगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो ऐसा कुछ नहीं था। और जब हम लोग इस चीज़ के लिए डिमांड किए तो जो हम लोग भैया थे उनको धमकी आ गया कि तुम अगर ऐसा तेज बनोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। उन लोग के साइड से ऐसा धमकी दिया लेके गया था। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को रूम दिया गया। रूम का लिए 1000 रुपये मांगा गया, फिर हम लोग करके हम लोग दिए। देने के बाद ऋषभ इंटरप्राइज नाम का कोई चीज़ था नहीं वहाँ पर। दूसरे दिन ग्रुप मैसेज आया कि कंपनी के बस आ रही है, उसी बस में आप लोग कंपनी आ जाइए। इसके हवाई टेक कंपनी का ही ग्रुप में मैसेज था। तो बस आई, उसका फर्स्ट बच्चे लोग हम लोग साथ में लेके गए। कंपनी के अंदर ही हम लोग गए और बच्चे लोग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग वहाँ पर हुआ, फर्स्ट बैच होने के बाद उन लोग का खाना पीना दिया गया। दूसरे दिन से बोला गया कि आप लड़कियाँ लोग 6:30 बजे से आएंगी और लड़के लोग को 3:30 बजे से सेकेंड बैच में बुलाया गया।
झारखंड के रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के बासर थाना क्षेत्र में अपराधियों की तरफ से लेम गांव के सिमरा नदी पर निर्माणाधीन पुल पर अज्ञात अपराधियों की ओर से 12 मई को मजदूरों के साथ मारपीट और आगजनी की घटना की गई थी। वहीं अपराधियों की ओर से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई थी। पुल निर्माण कार्य में लगे कंपनी के लोगों से टीपीसी नक्सली संगठन की ओर से रंगदारी मांगी गई थी। वहीं गिरफ्तार टीपीसी संगठन के लोगों के पास एक देशी लोडेड पिस्टल, एक देशी कट्टा समेत 3 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। दिनांक 12 मई 2022 को बासल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लेम गांव में एक नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा था, जहां कुछ अपराधियों के द्वारा आकर के वहां मजदूरों के साथ मारपीट की गई और वहां जो एक ट्रैक्टर का डाला लगा हुआ था उसके टायर में आग लगा दिया गया था। साथ ही कुछ ब्लैंक राउंड फायर भी किया गया था। उसके आलोक में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और उसके बाद अनुसंधान जारी करते हुए कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने अपनी अपनी संलिप्तता उस कांड में स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास वन अन्य मार्ग पर जेडीयू कोटे के सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। जेडीयू कोटे के लगभग सभी मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बैठक में शामिल हुए। वहीं सहकारिता मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री का आना कोई बड़ी बात नहीं है। बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये बैठक क्यों बुलाई गई है। लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। पटना, दिल्ली, गोपालगंज समेत देश के कई शहरों में लालू परिवार से जुड़े ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती घोटाला हुआ था। केंद्र के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार में साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। वहीं कहा जा रहा है कि उसी दौरान रेलवे के विभिन्न पदों पर हुए भर्ती में अनियमितता बरती गई। इसके तार लालू यादव से जुड़े हुए बताए जाते हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित कार्रवाई और सीबीआई को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह हमारा मानना है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसकी अपनी एक स्वायत्तता भी है दिखाने के लिए, लेकिन व्यवहार के रूप में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई की विभिन्न तरह की कार्रवाई यहाँ हुई है पहले, वो इसलिए नहीं हो रही कि कोई घोटाला है या फिर कोई मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। ये तो दूसरे जगह भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह के क्राइम्स हैं, इससे बड़े बड़े क्राइम्स हैं, यदि उसको क्राइम आप कहते हैं तो जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक उसे हम क्राइम नहीं मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी पर और हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि छापेमारी उस समय होनी चाहिए थी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी। जैसा बोता है वो वैसे ही काटता है। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो काम किया उसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। कुछ एक राजद के नेता छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो टाइमिंग पर तो हमें भी शक हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ है नहीं तब छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी उस वक्त हो रही है जब ये कहा जा रहा है कि मीसा भारती जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो आखिर किसको डर है मीसा भारती से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से? किसको डर है? कौन व्यक्ति राजद के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंचा? कौन व्यक्ति पटना में नहीं है, बिहार इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर है? ये कई एक सवाल है जिसका जवाब अब राजद नेताओं को देना होगा कि आखिर किसने साजिश रची, कौन व्यक्ति है जो घर का भेदी है, लंका ढा रहा है। देखिए। और वहीं आरआरबी भर्ती घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव पर लगे आरोपों के कारण पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। करीब 6 घंटे चली रेड के दौरान सीबीआई की टीम ने राबड़ी आवास पर कई दस्तावेजों की जांच भी की है और महत्वपूर्ण जानकारी भी जुटाई है। वहीं इस छापेमारी से नाराज आरजेडी समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर सीबीआई के खिलाफ जमकर नारे लगाए और हंगामा भी किया। हालांकि तेज प्रताप यादव समर्थकों को शांत करते हुए नजर आए।
जानकारी ये मिली कि सुबह 6 बजे से पहले ही सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंच गई थी और बताया जा रहा है कि पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी आवास पर उस वक्त तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। तो आज सुबह ही तड़के सीबीआई की टीम पहुंच गई थी राबड़ी आवास पर छापेमारी के लिए। हालांकि ये जानकारी है कि कुछ अहम दस्तावेज और साक्ष्य सीबीआई के हाथ लगे हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर 17 ठिकानों पर छापेमारी सीबीआई की टीम ने की है। आरआरबी भर्ती घोटाले का आरोप है और राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। तो न केवल पटना स्थित आवास पर छापेमारी हुई है, बल्कि कुल मिलाकर 17 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी आज। तो जिस दौरान सीबीआई की टीम पहुंची थी छापेमारी के लिए, उस दौरान तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। हालांकि इस सीबीआई की छापेमारी से आरजेडी समर्थकों में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिला, जिसके बाद आरजेडी समर्थकों ने सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी भी की और हंगामा भी किया। सीबीआई की टीम गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव पहुंची। इस दौरान टीम ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बहन के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने विभिन्न कागजातों को भी खंगाला और साथ ही घर के लोगों से पूछताछ भी की। वहीं लालू यादव के गोपालगंज स्थित पैतृक गांव फुलवरिया और हजियापुर के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और चलिए यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ पूर्व की तैयारियों को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि 1 जून तक तैयारियों को पूरा किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को संबंधित जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ पूर्व की तैयारियों को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 1 जून तक तैयारियों को पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को संबंधित जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए, ताकि जो भी कमी दिख रही हो उसको पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय में सबसे पहले इसको लेकर मौसम विभाग के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और कहा कि राज्य में 13 जून तक मानसून आने की संभावना है। इस साल मानसून के दौरान सामान्य या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल का प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें उन्होंने बाढ़ और सुखाड़ से पहले की जा रही तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर तय मापदंड के तहत ही सभी जिलों में तैयारियां की जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में नाव संचालन, पॉलिथीन शीट, राहत सामग्री की उपलब्धता, दवा, पशु चारा, आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन और फूड पैकेट, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को लेकर काम हो रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में पीड़ित को सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। सामुदायिक रसोई का संचालन अच्छी तरह से किया जाता है, जिसमें बनने वाला भोजन गुणवत्तापूर्ण होता है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां बाढ़ के दौरान सामुदायिक रसोई का संचालन किया जाता है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के पदाधिकारियों और जिले की जिलाधिकारियों ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मानसून के आगमन के पूर्व सभी तैयारियां समय पूर्व कर ली गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग इसकी जानकारी ले रहा है। बाढ़ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों का सही आकलन करवाएं। प्रभावित परिवारों की सूची बनाते समय इसको ध्यान में रखा जाए कि कोई भी वास्तविक हकदार लाभ से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए
कटाव निरोधक कार्य और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को मानसून के पहले पूरा करें। बाढ़ की स्थिति में तटबंधों की निगरानी के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। निगरानी कार्य में स्थानीय लोगों को बताएं और साथ ही उनका विशेष प्रशिक्षण कराएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नावों का संचालन ठीक ढंग से हो, इसके लिए नावों की पर्याप्त उपलब्धता रखें। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और बात अब असम की होगी, क्योंकि असम में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत बचाव में जुटे हुए हैं। वहीं नाव और हेलीकॉप्टर से लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा रहा है। तेज बारिश की वजह से आई ये बाढ़ लोगों के लिए आसमानी आफत से कम साबित नहीं हो रही है। उत्तर पूर्वी असम में बाढ़ से लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से प्रदेश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के 27 लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं, जहां करीब 7 लाख से भी ज्यादा लोग इस भयंकर बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। असम में बाढ़ से जहां घरों को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं 76,000 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। बाढ़ को लेकर असम राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का कहना है कि फिलहाल 790 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। असम के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बिजली, बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोंगई गांव में आई बाढ़। कछार, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़ बाढ़ से प्रभावित। दीमा हसाओ, गोलपारा, हेलीकांडी, होजई, कामरूप में तबाही। कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलू वेस्ट में भी आई बाढ़। करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव में भी बाढ़। नागांव, नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगुरी जिले भी बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ की वजह से असम में अब तक कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। असम राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक नगांव जिले में कामपुर राजस्व क्षेत्र में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है, तो वहीं कामपुर में 2 और लोग लापता हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ ही राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से इस साल मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। वहीं प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि अधिकतर 14 जिलों में से 359 राहत शिविरों और वितरण केंद्र का संचालन कर रहे हैं, जहां 80,298 लोग सहारा लिए हुए हैं। इनमें 12,855 बच्चे शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों को लगातार चावल, सरसों का तेल, दाल और नमक की आपूर्ति की जा रही है। बाढ़ से असम में अब तक भारी तबाही। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। 14 जिलों में 359 राहत शिविर बनाए गए। प्रभावितों के लिए जारी है वितरण केंद्र। शिविरों में 80,000 से ज्यादा लोगों ने लिया सहारा। शिविरों में 12,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। बेघरों को लगातार खाद्य सामग्री की हो रही है आपूर्ति। असम में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां लोगों की मदद करने में सेना, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक प्रशासन, शिक्षित स्वयंसेवकों, दमकल और आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी नावों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 734 लोगों को निकाला है। अधिकारियों का कहना है कि आपात स्थिति में एयरलिफ्ट कराने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर दीमा हसाओ क्षेत्र में तैनात है। बाढ़ प्रभावितों को बचाने में जुटी सेना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अर्धसैनिक बल राहत बचाव में जुटे। स्थानीय लोग भी राहत बचाव में जुटे। नावों और हेलीकॉप्टरों से बचाई जा रही जान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 7,000 से ज्यादा की बचाई जान। एयरलिफ्ट के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैयार। बाढ़ से असम में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भयंकर बाढ़ की वजह से असम देश दुनिया से कटता जा रहा है। देखना होगा कि बाढ़ का पानी कब कम होता है, जिसके बाद बाढ़ से हुई तबाही का सही आकलन हो सकेगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और फिलहाल इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।